Friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is India-Pakistan War of 1971. Why this war happens, what are the consequences of the war, why India entered in this war, what is Shimla Agreement. This we are going to see. Exam point of view, this topic is very important because it covers in post-independence GS1. So, question had been asked in past regarding this topic and will be going to ask in future. Okay. सो हम चालू करते हैं। बैकग्राउंड में क्या हुआ था देखो, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान भारत से ही बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को रूल करता था, तो रूल तो करता था डिक्टेटरशिप के द्वारा। ओके, तो ये ईस्ट पाकिस्तान की क्या हालत थे कि वहाँ के कल्चर डिफरेंस थे, बंगाली स्पीकिंग पीपल बहुत थे, और वेस्ट पाकिस्तान को उर्दू लैंग्वेज ईस्ट पाकिस्तान पे इम्पोज कर रहा था। तो इसका विरोध बहुत से लोगों ने किया, एजिटेशन चालू हो गए, और जब फैमिन हुआ था तब वेस्ट पाकिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाता था, वैसे उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये हम जानते हैं कि क्या हालत होंगे ईस्ट पाकिस्तान में, और उनको रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। तो इंटेलेक्चुअल पीपल ने जमा होके सब ने बोला कि हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और इलेक्शन कंडक्ट करो, ऐसा बोला। तब के डिक्टेटरशिप याहक खान ने इनकी डिमांड मान ली और इलेक्शन करना तय कर लिया। तो इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग पार्टिसिपेट करने वाली थी ईस्ट पाकिस्तान से, और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टिसिपेट करने वाले थे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा हुआ कि मुजीबुर रहमान की पार्टी को 167 सीट्स मिली, 169 आउट ऑफ, और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार को 88 सीट्स मिले, 144 आउट ऑफ। तो अभी मुजीबुर रहमान ही अब वहाँ के शासक बनेंगे। ओके, तो याहक खान को लगा ये दोनों ने मिलकर मेरे अगेंस्ट कंस्पिरेसी की है, तो उन्होंने इन दोनों को अरेस्ट कर गया और सीक्रेट प्लेस पे ले जाके उनको रख दिया, और ईस्ट पाकिस्तान में सर्च ऑपरेशन चालू किया। ये ब्लैक डे बोल के भी बोला जाता है ये सर्च ऑपरेशन के लिए, सर्च लाइट ऑपरेशन के लिए। सो यहाँ पे 3 मिलियन लोगों की जान गई, रेप्स होने लगे, मारा जाने लगा, मिलिट्री के द्वारा आम लोगों को मारने जाने लगा, काट के फेंक दिया जाने लगा। ये सब इस सर्च लाइट ऑपरेशन में होने लगा। ये सर्च लाइट ऑपरेशन में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो यूट्यूब पे इसके वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पता होना चाहिए कि सर्च लाइट ऑपरेशन है क्या और कैसे चालू होगा। ओके, उसके बाद में इंडिया की एंट्री कैसे होती है। अब इंडिया को एंटर करना कोई ये नहीं था, क्योंकि इंडिया का मैटर ही नहीं था, पर रिफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम बहुत होने लगे। रिफ्यूजीज़ वहाँ से भाग के इंडिया में आने लगे, शरण लेने लगे, यहाँ तक कि एमपी तक इनका फैलाव होने लगा। वो बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व होने लगे वो रिफ्यूजीज। सारे रिफ्यूजीज अच्छे थे ऐसा नहीं है। उसके बाद में रॉ रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला कि पाकिस्तान आर्म कलेक्ट कर रहा है, मतलब युद्ध की तैयारी कर रहा है 1965 के तर्ज पर। तो 1965 में पाकिस्तान हमसे हारा था और वो अब इंडिया को वॉर से जीतना चाहता था। ओके, तो ये हमें रॉ रिपोर्ट से पता चला। तो हमने क्या किया कि मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन थी, आर्म रेबल्स ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया। उनको वेपन भेजे गए, उनको ट्रेनिंग दी गई हमारे बीएसएफ एंड मिलिट्री के द्वारा, और मुक्ति वाहिनी को हमने ट्रेन किया था, वेपन भी दिया था। डिप्लोमेसी के तौर पे हम देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर अलग देशों में जाके हमें वॉर नहीं चाहिए, रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे बोल रहे थे। तो अमेरिका ने इस पे व्यू ये बोला कि रिफ्यूजीज़ को उनके देश में वापस भेज दो, ऐसा अमेरिका ने बोला। तो इंदिरा गांधी ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड दिस व्यू। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आप यही सेम बात ज्यूज़ के लिए कह सकते थे क्या, जब वो अपना कंट्री छोड़ के हिटलर के डर से दूसरे कंट्री में शरण लेने आए थे, तो आप यही बात उनसे कह सकते थे क्या, ऐसा इंदिरा गांधी जी ने स्ट्रांगली स्टेटमेंट दे दिया था। तो इससे क्या हुआ, एक तो इंडिया की प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आने लगी कि सच में यहाँ पे बहुत रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम है और हमें इंडिया की मदद करनी होगी, ऐसा एक मैसेज चला गया। और इस दौरान हमारी नज़दीक यूएसएसआर से बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे
ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, एक साइड पाकिस्तान, एक दूसरी साइड चाइना और तीसरी साइड यूएसए। यूएसए तब पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था। तो अगर वॉर होता है तो हमें यूएसएसआर की मदद मिलेगी या वेपन तो मिलेंगे। ओके, ये यूएसएसआर का चाइना का बहुत झगड़े से था और यूएसएसआर इंडिया का मित्र था। ओके, यदि चाइना पड़ता है तो यूएसएसआर भी बीच में आएगा, इसलिए हमने यूएसएसआर से दोस्ती बढ़ाई थी। ओके, उसके बाद में जब वॉर स्टार्ट होता है तो वॉर सभी फ्रंट्स पे चालू हो गया। हमारे पास हम प्रिपेयर्ड भी थे, अच्छी स्ट्रेटेजी थी, सब कुछ था हमारे पास। और मेनन साहब ने ये बोल दिया कि हम मानसून एंड तक वेट करते हैं, क्योंकि मानसून में बांग्लादेश के टेरेन दलदली बन जाता है और इंडिया आर्मी को बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए हम मानसून एंड तक वेट करेंगे। मानसून एंड मतलब विंटर जब चालू हुआ तब हम वॉर में कूदे। तब ऐसा हो गया कि चाइना को सपोर्ट के लिए आना नहीं हुआ, क्योंकि बर्फ़बारी, टेरेन भी ख़राब था और यूएसए भी इसमें वॉर में नहीं आ सकता था क्योंकि वियतनाम वॉर चालू था। ओके, तो ये कुछ बातें थी। बाद में लोकल लोगों का भी हमें बहुत सपोर्ट था। जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर दिया, उनकी जगह नजरुल इस्लाम ये कर रहे थे, खिलाफ थे और आर्मी के भी खिलाफ थे, लोकल पीपल्स आर्मी के भी खिलाफ था, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला था। और उसके बाद में मुक्ति वाहिनी ने हमें रास्ते सब दिखा दिए कि कैसे आप ढाका तक पहुंच सकते हो। ये सब मुक्ति वाहिनी को पता था, ऑर्गेनाइजेशन को पता था। तो सरेंडर कैसे हुआ कि पहली तो बात ये है कि आर्मी जनरल थे पाकिस्तान के, उनको हमारी आर्मी का अंदाज ही नहीं आया, कितने लोग हैं, कितने आर्मी एंटर किए, ये उनको पता ही नहीं था। ओके, दूसरी बात कि उनको ये लगा कि हमने पाकिस्तान के हेडक्वार्टर को पूरा घेर लिया है और किसी भी वक्त हम इन सब लोगों को मार देंगे, ऐसा उनको लगा। ओके, तो हमारे सिर्फ 3000 सैनिक थे। जैकब ने JFR जैकब ने तब इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे सिर्फ 3000 सैनिक थे और 90,000 सैनिक को हमने हारा था। तो कैसे हारा था कि जैकब उनके खेमे में गए थे तो उन्होंने ज़ोर से पेपर पट के उनके टेबल पे और कहा कि आप हाफ एन आवर में सरेंडर कर दो और हम आपको जाने देंगे, इस हालत से निकलने में मदद कर देंगे। और उनको ये डर भी लग रहा था कि कहीं उनको पता ना चले कि हमारे पास 3000 ही सैनिक हैं और उनके 90,000 सैनिक हैं। अगर पता चलता तो वॉर कंटिन्यू चालू रहता, ऐसा उनको लग रहा था। उनको पता नहीं चला और उन्होंने साइन भी कर दिया। उसके बाद में रशिया और इंडिया के रिलेशन कैसे थे, तो हमें वेपन्स मिलते थे विदाउट कंडीशंस, अभी कंडीशन से दे रहा है यूएसएसआर। उसके बाद में यूएसएसआर को एक अलायंस मिल गया था इंडियन ओशन रीजन में, उसका वो फ़ायदा उठा सकता था और इंडिया जैसा उसको एक फ्रेंड मिला था और रशिया को इंडिया जैसा फ्रेंड मिला था और इंडिया को रशिया जैसा फ्रेंड मिला था। और एट लास्ट ये सब साइन होने के बाद हमने वॉर जीत लिया। उसके बाद में हम देखते हैं शिमला एग्रीमेंट है क्या। सो शिमला एग्रीमेंट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जैसे पहले आर्मी थे उसी पोजीशन पे जाना होगा। नो थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस है। ओके, तो नो थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस होगा और ताशकंद एग्रीमेंट में जो समझौता हुआ था उस पर हम अमल में लाएंगे, ये भी इसमें कहा गया है। देखो, ये शिमला एग्रीमेंट बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मेंस में इसे सवाल पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आप डिटेल में अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। ओके, सो उसके बाद में DP धार बोल के जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने ये बोला था हमें कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए इस पे, किस पे, जम्मू कश्मीर के इशू पे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत आ गए शिमला एग्रीमेंट के लिए, उनका बहुत ही विरोध हो गया। तो DP धार का ये मानना था कि कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन जम्मू कश्मीर के इशू पे होना चाहिए। हमने उनके 90,000 सैनिक पकड़े हैं तो उन्हें वापस देने के बाद उसमें हम समझौता करके जम्मू कश्मीर का मुद्दा हम हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे, ऐसी उनकी धारा थी। पर ये हमने नहीं किया क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीधे सीधे ये कहा कि अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर दे देता हूँ तो
मुझे पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा और जाने के बाद मुझे मार देंगे वो लोग, ऐसा कहा था। इसलिए हमने 90,000 सैनिक के बदले जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। तो एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। सो ये शिमला एग्रीमेंट है क्या, हमने वॉर में एंटर क्यों किया, इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस कैसे बढ़ गए, ये सब हम इस वीडियो में देख चुके हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिए। और शिमला एग्रीमेंट ये भी हमें याद रखना है। ओके, थैंक यू।